क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर छुपी ताकत को आप खुद ही समझ नहीं पाते? या ये डर लगता है कि कहीं आप वो सब हासिल न कर पाएं जो आप चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं बुक से प्रेरणा, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप भी ऐसी गहराई से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपसे मिस ना हो। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योर सेल्फ की। एक छोटी लेकिन शक्तिशाली किताब जो हमें हमारी असली पहचान और आत्मविश्वास की ताकत से मिलवाती है। ये किताब 8-8 छोटे छोटे अध्यायों में बंटी है और हर अध्याय एक ऐसा दरवाजा है जो आपके भीतर छुपी ताकत को बाहर लाता है। पहला अध्याय, बिलीव इन योर सेल्फ। लेखक कहते हैं आपके अंदर अनंत शक्ति है, पर कई बार हम दूसरों की बातों को सच मान लेते हैं और खुद पर शक करने लगते हैं। जब कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तो हम मान लेते हैं। मुझे लगता है लेखक ने ये इसलिए कहा क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं, तो दुनिया भी हमें कम आंकती है। एक छोटी सी कहानी बताता है राकेश, जो पढ़ाई में कमजोर था, पर उसने खुद से वादा किया कि वह रोज खुद को बेहतर बनाएगा। धीरे धीरे वह अपनी मंजिल तक पहुंचा और 3 साल में सरकारी अफसर बन गया। यहां हमें समझ आता है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तब दुनिया भी आपको अलग नजर से देखती है। दूसरा अध्याय, यू आर नॉट इंफीरियर। लेखक कहते हैं कोई आपसे बेहतर नहीं है, बस वो खुद पर ज्यादा भरोसा करता है। कभी आपने खुद को कमतर महसूस किया है? शायद हां। मगर ये क्यों? क्योंकि हम दूसरों की मंजिल देखते हैं और अपनी शुरुआत। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा ताकि हम अपनी तुलना खुद से करें, दूसरों से नहीं। एक कहानी याद आती है, प्रिया जिसने अपनी डिप्रेशन की कहानी बताई और उसका वीडियो वायरल हो गया। उसने अपने दर्द को स्वीकार किया और उसी में अपनी ताकत बनाई। यहां से हमें समझ आता है आप तब तक कम महसूस करेंगे जब तक अपनी असली पहचान को नहीं समझेंगे। तीसरा अध्याय, सक्सेस इज योर बर्थ राइट। लेखक कहते हैं सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों का अधिकार नहीं है, यह सबका जन्मसिद्ध हक है। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हम अक्सर अपने सपनों को छोटा कर देते हैं, खुद को लायक नहीं समझते। क्या आपने खुद को बड़ा सोचने की इजाजत दी है? ज्यादातर नहीं। हम सुरक्षित खेलते हैं और सपनों को दबा देते हैं। एक कहानी याद आती है, मनोज जो एक सेल्समैन था, पर उसने रोज सीखना जारी रखा और 5 साल में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। यहां हमें समझ आता है सपने आपके हैं, हक भी आपका है, बस मांगने की हिम्मत चाहिए। चौथा अध्याय, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। लेखक कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वह मान लेता है। मुझे लगता है यह चेतावनी है कि अगर आप खुद को बार बार कमजोर कहते रहेंगे, तो वही सच बन जाएगा। एक लड़की अनीता रोज शीशे में खुद से कहती थी मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं। 6 महीने बाद उसकी सोच और आत्मविश्वास पूरी तरह बदल गया। यहां से हमें समझ आता है जैसे आप खुद से बोलेंगे वैसा ही बनेंगे। अपने शब्दों का ध्यान रखें। पांचवां अध्याय, ट्रस्ट इन डिवाइन पावर विद इन यू। लेखक कहते हैं आपके अंदर एक अनंत शक्ति है जो हर समस्या का हल जानती है। मुझे लगता है लेखक ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अक्सर बाहरी समाधान ढूंढते हैं और अपने अंदर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। कभी कभी जब हम थक जाते हैं, तो भीतर की आवाज ही सही रास्ता दिखाती है। यहां हमें समझ आता है सबसे पहले अपने अंदर उतरना जरूरी है, दुनिया तो बस एक आईना है। छठा अध्याय, योर इनर माइंड इज क्रिएटिव। लेखक कहते हैं आपका अंदरूनी मन आपके जीवन का रचनाकार है। मुझे लगता है यह इसलिए कहा गया क्योंकि हम अक्सर अपनी कल्पनाओं को हल्के में लेते हैं, पर वही कल्पनाएं हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। एक उदाहरण, सीमा जो एक छोटी सी गांव की लड़की थी, उसने अपने अंदर के सपनों को कभी दबाया नहीं। हर दिन वह खुद को सोचती कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी। लोग कहते थे यहां लड़की डॉक्टर नहीं बनती, पर सीमा ने अपनी कल्पना पर यकीन रखा। आज सीमा एक सफल डॉक्टर है और गांव में प्रेरणा की मिसाल। यहां हमें समझ आता है जब आप अपने अंदर की कल्पना को असली मानते हैं, तो वो जिंदगी में साकार होती है। सातवां अध्याय, डेवलप द पावर ऑफ ऑटो सजेशन। लेखक कहते हैं जब आप बार बार सकारात्मक बातें खुद से दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें सच मानने लगता है। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हम अक्सर नकारात्मक बातों को भी बार बार दोहराते हैं और वह हमारी ताकत को कमजोर करता है।
एक कहानी याद आती है। अमित जो बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग में डरता था, पर उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अच्छे से बोल सकता हूं। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और आज वह एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। यहां से हमें समझ आता है, अपनी सोच को जितना साफ और पॉजिटिव बनाएंगे, उतनी ही आपकी जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ेगी। 8वां अध्याय, द हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेखक कहते हैं, सकारात्मक सोच आपकी सफलता की आदत बननी चाहिए। मुझे लगता है लेखक ने ये इसलिए कहा क्योंकि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, वही हमारी दिनचर्या और सफलता को बनाते हैं। एक कहानी याद आती है, नेहा जो हर दिन अपने काम में समस्याओं पर फोकस करती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना हर मुश्किल में अवसर देखे। जब उसने ये आदत बनाई तो काम में नई ऊर्जा आई और वह टीम में सबसे आगे रहने लगी। यहां हमें समझ आता है, जब आप अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। 9वां अध्याय, कॉन्फिडेंस थ्रू प्रेपरेशन। लेखक कहते हैं, आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह तैयार करते हैं। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि केवल विश्वास होना काफी नहीं, उसके पीछे मेहनत और तैयारी भी जरूरी है। एक उदाहरण, समीर जो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, उसने दिन रात तैयारी की, सवालों के जवाब लिखे और प्रैक्टिस की। इंटरव्यू के दिन उसका कॉन्फिडेंस आकाश छू रहा था और उसे नौकरी मिल गई। यहां से हमें समझ आता है, तैयारी से बढ़कर आत्मविश्वास का कोई जरिया नहीं। 10वां अध्याय, कंट्रोल योर इमोशंस। लेखक कहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। मुझे लगता है लेखक ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। एक कहानी याद आती है, राखी जो एक बार ऑफिस में गुस्से में एक गलत निर्णय लेने वाली थी, पर उसने गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और सिचुएशन को शांति से संभाला। उसका यह व्यवहार बॉस को इतना पसंद आया कि उसे प्रमोशन मिला। यहां हमें समझ आता है, भावनाओं पर काबू पाने से जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसले होते हैं। 11वां अध्याय, फियर इज मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी। लेखक कहते हैं, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि डर हमें वही नहीं करने देता जो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। डर हमारे अंदर की आवाज को दबा देता है। वो कहता है, क्या होगा अगर हार गए? लेकिन असल सवाल होना चाहिए, क्या होगा अगर कोशिश ही नहीं की? एक सच्ची कहानी, राहुल जो स्टेज पर बोलने से डरता था। कॉलेज में एक बार उसे फेयरवेल पर बोलने का मौका मिला। पहले तो उसने मना कर दिया, पर फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं डर से भागता रहा तो जिंदगी में क्या बोलूंगा? उसने हिम्मत की, स्टेज पर चढ़ा और थोड़े कांपते हुए ही सही, पर बोल गया। आज वही लड़का टेडेक्स स्पीकर है। यहां हमें समझ आता है, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका सामना जरूर किया जा सकता है और वही हमें आजाद बनाता है। 12वां अध्याय, यू कैन राइज अबव फेलियर। लेखक कहते हैं, असफलता कोई अंत नहीं, एक मोड़ है। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हम जब हारते हैं तो हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। लेकिन कई बार हार रास्ता बदलने का इशारा होती है, छोड़ने का नहीं। एक कहानी याद आती है, तन्वी जो 3 बार MBA एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुई। हर बार वो रोई टूटी, लेकिन छोड़ा नहीं। चौथी बार उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उस साल उसका नाम टॉप फी में आया। यहां में समझ आता है, हार एक संकेत है कि तरीका बदलो, मंजिल नहीं। 13वां अध्याय, हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल पार्टनर। लेखक कहते हैं, जैसा आप खुद को समझते हैं वैसा ही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है। मुझे लगता है लेखक ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप में हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई और हमें पूरा करेगा, जबकि शुरुआत खुद से होनी चाहिए। इसी सिक से जुड़ी एक रियल लाइफ एक भावुक कहानी सुनाता हूं। काव्या जो हमेशा गलत रिश्तों में पड़ती थी, एक दिन उसने लिखना शुरू किया, मैं किस तरह के व्यक्ति को अपनी जिंदगी में देखना चाहती हूं। धीरे धीरे उसने खुद को उस तरह का इंसान बनाना शुरू किया। कुछ सालों बाद उसे वो व्यक्ति मिला जो न सिर्फ उसका साथी बना, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी। यहां हमें समझ आता है, पहले खुद को प्यार करें, तभी सही लोग आपकी दुनिया में आएंगे। 14वां अध्याय, हाउ टू यूज द पावर ऑफ प्रेयर। लेखक कहते हैं, सच्ची प्रार्थना डर से नहीं, विश्वास से निकलती है। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हम या तो कुछ मांग रहे होते हैं या किसी डर से उसे कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम शांत चित्त से, गहराई से अपने भीतर उतरते हैं,
तो प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है। इसी सिख से जुड़ी एक रियल लाइफ कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त के पापा आईसीयू में थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उस रात वो मंदिर नहीं गया, बस चुपचाप बैठकर मां से कहा, जो भी हो सही हो। अगले दिन चमत्कार हुआ, हालत सुधरने लगी। यहां हमें समझ आता है, जब आप सरेंडर करते हैं तो जीवन रास्ता खुद दिखाता है। 15वां अध्याय, हाउ टू डेवलप फेथ। लेखक कहते हैं, विश्वास कोई चमत्कार से नहीं आता, वो अभ्यास से आता है। मुझे लगता है लेखक ने ये इसलिए कहा क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चमत्कार होगा तभी हमें यकीन आएगा, जबकि यकीन से ही चमत्कार होता है। एक कहानी याद आती है, रोहित जो बेरोजगार था, हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन हर सुबह वो 10 मिनट आंखें बंद करके खुद को काम करते हुए देखता था। कॉन्फिडेंट, कामयाब। 90 दिन बाद उसे वही रोल मिला जो वो रोज विजुअलाइज करता था। यहां हमें समझ आता है, विश्वास कोई बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर है, बस रोज उसे जगाना पड़ता है। 16वां अध्याय, फेथ इन गॉड एंड इन योरसेल्फ। लेखक कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास और खुद पर भरोसा, ये दो चीजें मिलकर चमत्कार करती हैं। मुझे लगता है लेखक ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग या तो ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं या सिर्फ अपनी मेहनत पर, लेकिन जब दोनों में संतुलन आता है तब जीवन में सच्चा सामर्थ्य जागता है। मुझे एक कहानी याद आती है, विजय की। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और इंजीनियरिंग के लिए विदेश जाना चाहता था। पैसे नहीं थे, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज प्रार्थना करता और साथ ही हर दिन घंटों पढ़ाई करता। एक दिन एक इंटरनेशनल फाउंडेशन से मेल आया। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उसे फुल स्कॉलरशिप मिल गई। यहां हमें यह समझ आता है कि जब हम ईश्वर की शक्ति और अपनी क्षमताओं दोनों में भरोसा करते हैं, तब कोई भी सपना दूर नहीं होता। 17वां अध्याय, यूजिंग योर इमेजिनेशन फॉर अ पर्पस। लेखक कहते हैं, कल्पना सिर्फ एक खेल नहीं है, ये आपकी नई हकीकत की नींव है। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि इमेजिनेशन के बिना हम कुछ नया सोच ही नहीं सकते। जो आप देख सकते हैं वो आप पा सकते हैं, लेकिन जो आप सोच सकते हैं वो आप बना सकते हैं। इसी सिख से जुड़ी एक रियल लाइफ कहानी सुनाता हूं। भावना जो एक छोटे शहर में रहती थी, लेकिन उसका सपना था अपना खुद का फैशन ब्रांड शुरू करने का। ना कोई स्टूडियो, ना रिसोर्सेस, लेकिन हर रात वो अपनी आंखें बंद करके सोचती, उसका शोरूम कैसा होगा, लोग कैसे कपड़े खरीदेंगे। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन से शुरुआत की, सोशल मीडिया पर मेहनत की और 3 साल में उसका ब्रांड देश भर में जाना जाने लगा। यहां हमें समझ आता है, कल्पना सिर्फ सोचने के लिए नहीं होती, वो जीवन को दिशा देने वाला पहला कदम है। 18वां अध्याय, योर राइट टू बी रिच। लेखक कहते हैं, धन आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मांगने में संकोच मत कीजिए। मुझे लगता है लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि हम में से बहुत लोग पैसे को गलत मानते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मांगना लालच है, जबकि सच ये है कि पैसे से हम ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बना सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है, सुरेश जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, हमेशा दूसरों की मदद करता लेकिन अपनी जरूरतें नजरअंदाज करता। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ी और इलाज के पैसे नहीं थे। उसी दिन उसने फैसला किया, अब वो अबंडेंस के साथ जिएगा। उसने अपनी स्किल से एक कोचिंग बिजनेस शुरू किया और 2 साल में 10 गुना कमाने लगा और अब हर महीने 8 बच्चों की पढ़ाई भी स्पॉन्सर करता है। यहां हमें यह समझ आता है, पैसा तब पवित्र बनता है जब हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, और उसे पाना हमारा अधिकार है, अपराध नहीं। अगर बिलीव इन योरसेल्फ की ये पूरी यात्रा आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद पर और अपनी अंदर की शक्ति पर भरोसा करता हूं। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और जरूरी किताब के साथ, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जहां जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बुक से प्रेरणा पर हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें महसूस करते हैं।